हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आइडियोलॉजी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे हमने ज्योग्राफिकल एलिमेंट हमने देख रखा था कल, एंड नाउ हम मूव ऑन करने वाले हैं सोशल एलिमेंट ऑफ पावर की तरफ। एंड उसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ओके। एंड देन उसके बाद हम आइडियोलॉजी एंड इंटेलिजेंस देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सोशल एलिमेंट्स ऑफ पावर के बारे में, ओके, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ आते हैं, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें देखो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ओके, वो स्टेबल रहे किसी स्टेट में या कंट्री में, ओके, एंड पीपल कनेक्टेड रहे गवर्नमेंट से और उनके ऊपर फेथ रहे, है ना। तो ये चीज़ें अगर हो रही है तो है ना, इसको एक स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर माना जाएगा। और वो जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है या फिर जो पार्टी है, ओके, तो वो लेजिटिमेट होगी और उसका जो जो सारी चीज़ें हो रही है ना, तो वो अपना जो काम कर रही है वो प्रॉपर हो रहा होगा। तो ये चीज़ माना जाएगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ओके। एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में देखें तो किसी कंट्री के पास अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं है ना, तो फिर वहाँ के ना जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसको स्किलफुली यूज करना बेकार है। मतलब जैसे अगर मैं डीआरसी का अगर एग्जांपल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो वहाँ पे कोबाल्ट बहुत सारे मात्रा में, आई थिंक 66% से ज़्यादा वहाँ पे कोबाल्ट है, ओके, दुनिया का, वर्ल्ड का। तो पर तब भी क्या है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर नहीं है, बेस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ना, प्रोसेसिंग करने के लिए। तो है ना, वो वहाँ पे ना स्किलफुली यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब बहुत से ऐसे होते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है पर तब भी वो इस चीज़ को स्किलफुली इनको मैनेज कर पाते हैं ना। जैसे लाइक चाइना, अगर वो सॉरी जापान का मैं एग्जांपल ले लूँ, है ना। और दूसरा अगर मैं देखूँ नेशनल मोरल, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट होती है ना, वो लेजिटिमेट होती है इनटू द आईज ऑफ पीपल, है ना। एंड अगर वो नहीं होती है, जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट नहीं होती, तो मोरल विल बी डाउन, मतलब मोरल डाउन हो सकता है, ओके। और जो भी जो जनता है वहाँ की, वो उनका साथ नहीं देगी, तो ये सारी चीज़ें होगी, तो है ना, गवर्नमेंट भी, मतलब गवर्नमेंट भी लेजिटिमेट नहीं हो सकती फिर तो। अगर गवर्नमेंट करप्ट होगी तो है ना, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना वो उनका साथ नहीं देगी, तो लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ आइडियोलॉजिकल ऑफ पावर, तो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या बोलता है कि देखो जो कोल्ड वॉर पीरियड था, है ना, वहाँ पे आइडियोलॉजी का ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हुआ करता था। अ, जैसे अगर मैं देखूँ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म में देखूँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दो, जो वो कोल्ड वॉर थी ना, वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर हम मान सकते हैं उसको, है ना। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वो बोल सकते हैं जैसे मेजरमेंट ऑफ पावर, सामने जो कंट्रीज है उसकी पावर को मेजरमेंट करके देन ये सारी चीज़ें करना। एंड एक्सप्लोनेज, ओके, एक्सप्लोनेजिज्म, जैसे कुछ एग्जांपल जैसे ले लूँ तो सी आई ए और रॉ, है ना, मोसाद वगैरह, ये सारे इसके एग्जांपल आ सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पावर, तो बेसिकली है ना, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो है ना अपनी पावर को डिस्क्लोज नहीं करती, लाइक चाइना। चाइना बताता है कि 250 मिलियन के लगभग कुछ वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, ओके। बट रियलिटी ना, मिनिमम कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वो मिनिमम है ना 400 450 जो मिलियन है वो अपनी मिलिट्री आर्मामेंट्स पे स्पेंड करता है, ओके। देन शेप्स नेशन पॉलिसीज टुवर्ड द अदर्स, ओके, ये इसके हेल्प करती है। देन बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर अगर मैं देखूँ तो सेंट्रल कंसेप्ट माना जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एंड यूज टू बी एज कंसिडर्ड एज अ मीन्स टू आईपी, ओके, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एंड बीओपी, अ पार्ट ऑफ वेनेजुएल डिप्लोमेसी, ओके। एंड साथ ही तो एक फीचर भी हम बोल सकते हैं इसको। एंड ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया, 1648 से 1918 तक ये चला रहा है, ओके, मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक आप कह सकते हैं, एंडिंग तक चलता रहा। उसके बाद देखो वहाँ पे ना बैलेंस ऑफ पावर इज अ मीन्स टू इंश्योर पीस। आपने तराजू देखा होगा, है ना, दोनों साइड अगर सेम वजन होगा ना तो वो इक्वल रहेगा, ओके, दोनों टाइप अगर सेम वजन रहेगा तो वो इक्वल रहेगा। और एक में ज़्यादा हो गया तो वो एक तरफ कम, मतलब ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, एक दूसरा तरफ ज़्यादा, मतलब लाइट वेट वाला सिस्टम हो जाएगा, ओके। So sovereign nations comes into existence, okay, then
ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक रहा था. प्राइमरी मीन्स टू इंश्योर पीस इन आईपी. ओके. देन अगर हम देखें बैलेंस ऑफ पावर में, लेटर ऑन द कंसेप्ट ऑफ बीओपी वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटेन एंड फ्रांस. ओके. ट्रीटी ऑफ उट्रेंट. ओके. देन केनेथ वॉल्जर थे, उन्होंने भी इसके बारे में बात करा कि ये ना उस टाइम पे ये सारी चीज़ें ज़रूरी थे. ओके. सो उसके बाद अगर हम देखें मीनिंग ऑफ बीओपी, तो प्योरिटी ऑफ पावर अमॉन्ग द नेशन स्टेट इन अ सिस्टम. ओके. एंड अगर हम देखें 1648 से 1980 मीन्स टू पावर टू इंश्योर पीस. ओके. इन आईपी एंड सिस्टम रिमेन्स इन अ स्टेट इन इक्विलिब्रियम. मानना था कि जो इसके थ्रू ना स्टेट है ना सारे इक्वल रहेंगे एंड इक्विलिब्रियम में रहेंगे. और कोई स्टेट अगर बाई चांस अगर जैसे कोई स्टेट ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश कर रहा है, तो बाकी सब एक कोलैबोरेशन करके और उसको पनिश कर सकते हैं और रोक सकते हैं. ओके. तो ये कंसेप्ट था बीओपी का. तो थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चला जाए, ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ पावर. इसमें टोपोग्राफी अगर हम देखें तो ये नेचुरल बाउंड्रीज कह सकते हैं नेशन की, नेचुरल फीचर्स के साथ. जैसे अगर हम देखें इंपोर्टेंट प्रोवाइडिंग लाइंस ऑफ डिफेंस, लाइक हिमालय प्रोटेक्ट करता है इंडिया को, अटलांटिक पैसिफिक ओशन करता है अमेरिका, एंड इंग्लिश चैनल करता है ब्रिटेन को. तो टोपोग्राफी इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड it is to be supported by the strong defense process. Okay. Also, so location has been given a lot of significance by the theorist of the geopolitics, and location of Pakistan gives the strategic importance in USA foreign policy and consideration. Similarly, location defines nation relationship with the other countries, and according to Mandal theory of Kautilya, our immediate neighbor is always our enemy, and neighbor is our friend. Okay. So India's growing relation with countries like Afghanistan before Taliban take over the country of Central Asia shows the importance of our ever factor in a foreign policy of a government of a country. Okay. Then natural resources contribute to the strength of nation. However, it is not a rule. It is not necessary that country has a strong control over its resources. A weak nation will not only lose its control but also its sovereignty also. Okay. But like if you take example, then coal, iron, natural gas, oil, etc. are the natural resources. Okay. Climate. Uh, According to theorists of geopolitics, temperate climate are more suitable. Such a climate a result into the higher productivity. However, the impact of climate cannot be taken as a rule, but there can be an exception also. Then population is an asset. From the point of view of the conventional warfare, population is an element of the strength, weakness, depend upon the nature and composition. Population can be a great human resources also. Okay. Then let me go on a social element of the power. Then political structure. So as we talk about political structure should be stable, and political जो people होते हैं should be have faith in their government, and foreign policy should reflect internal consensus, and skillful diplomacy is a cause of strength, and generally democracies are better than the dictatorship, and democracies have a strong backing of their own people behind their policies. Okay. So ये हमने इसमें बारे में बात करा था. लेजिटिमेसी के बारे में भी हमने बात कर रखा था. नेशनल जो मोरल है वो इसी से इंक्रीज हो सकता है अगर उनकी वहाँ की जनता उनको साथ दे. Then economic structure, natural resources will have meaning only when the countries have well-defined economic structure. Countries have adequate level of industrialization, economic development. Countries can use economic instrument to influence foreign policy and decision of other countries. Okay. Contemporary times में अगर हम देखें तो जियो इकोनॉमिक्स हैज ओवरशेड जियो पॉलिटिक्स, एंड द ट्रेडिंग स्टेट कंसेप्ट Rosecrans is based on the economic strength. जोसेफ नाई बिलीव करते हैं सॉफ्ट पावर हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द हार्ड पावर. और अगर हम देखें विद द इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन इट इज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर स्टेट टू यूज वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फॉरेन पॉलिसी. Economic diplomacy today provide a lot of leverage to the smaller nation like Japan. In contemporary times, information technology has become an important source of power, and information technology has been one of the factors responsible for enhancing status of India in international politics. Okay, then nation morale, willing of the people to sacrifice their lives of their motherland. Okay, and although it is directly linked to the armed forces, but also linked with the civilians.
for maintaining national morale, it is necessary that people should have faith in the government. People, despite having a strong nation sentiment, may not be ready to sacrifice if they feel that government is corrupt. Okay, then आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी जैसा हमने देखा था इम्पोर्टेंट एलिमेंट है नेशन पावर का, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक ये चला था। कोल्ड वॉर में ये आइडियोलॉजिकल वॉर या बैटल भी हम मान सकते हैं इसको। ओके, एंड ये फॉर्मेशन ऑफ अलायंस एंड काउंटर अलायंस एंड काउंटर सॉरी हाँ काउंटर अलायंस प्रोवाइड करता है। ओके, एंड देन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आइडियोलॉजिकल ऑफ डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स हैव बिकम इम्पोर्टेंट। देन इंटेलिजेंस में हमने चीज़ें देखी दैट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू द स्टेट एबिलिटी टू नो स्ट्रेटजीज प्लान्स ऑफ एक्शन स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ अदर नेशन लाइक CIA रो मोजात। ओके, देन फैक्टर लिमिटेशन अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ। ओके, नेशनल पावर को फैक्टर लिमिटेशन ऑफ नेशनल पावर, सो इंटरनेशनल लॉ, पावर ऑफ अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल मोरालिटी एंड वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ पावर, जैसे रिलेशनशिप ऑफ इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन, मेंटेनिंग, कोर्सन, इसको हम देख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पावर अगर हम देखें, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक द एस्टिमेशन ऑफ पावर। नेशन अटेम्प्ट टू मेजर पावर एंड measurement of power shapes national policies toward the others. It is very important to measure power, but it is very difficult to measure power because of the following reason. That is, nation do not disclose fact. All elements of power are not measurable. It is difficult to measure because the significance of elements of power is also situational. Hence, a rough estimation of power is made on basis of amount of power a nation possesses. We can classify nation into the four types. That is superpower, great power, middle power, and small power. It is decisive power, superpower. No limitation on power. No nation alone or in combination can challenge it, like USA, Britain, Germany, China, Russia. They can execute their influence on other countries even alone. They are in the position to manipulate their external environment. Okay, the status is not permanent. Okay, then middle power cannot influence alone. They can influence the action of other nation. Okay, so when they combine with others, okay, the India is not a middle power anymore. It is transitional towards the becoming a great power, but it is not at the present great power also. Okay, a small power like Nepal, Bhutan can't influence alone or in combination. Then balance of power is one of the oldest concept of the international politics. It is originated by Italy. Okay, in originated and a feature of Venetian diplomacy. BOP can to be recognized as a feature of international politics by Treaty of Westphalia. This treaty established in the nation states as sovereign entities. Okay, it is established neither the Roman Empire nor Roman Church can dictate the policies of nations. Hence, nations were free to make arrangement for their own security. In this situation, BOP emerged as the way maintain peace in Europe in a Treaty of Utrecht 1713. Then Britain, France accepted BOP as a principle of their foreign policy, and BOP can be prominent feature of the British policy. Okay, it is a realist approach to maintain international peace. Okay, then neo-realist like Kenneth Walsh. Okay, so also believe that nature of international politics is an anarchical, hence concept like collective security can never become a reality. Only BOP can provide peace. As a concept, BOP help as in analyzing the key motivation in the foreign policy of any nation. So हमने इस वीडियो में BOP हमने कवर किया। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।